हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे कथनों का उपयोग करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। जब बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से संबंधित हों तो उनको दिए जाने वाले उदाहरण उनकी पृष्ठभूमियों से संबंधित होने चाहिए, जिससे उन्हें समझने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। के अभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी का शिकार होगा तो उस पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, उसमें हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, या फिर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु निश्चित प्रक्रिया के उपयोग को बढ़ावा देकर, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। इसमें समस्या के समान ही अन्य समस्या का हल दिया जाता है। जैसे अगर हम बच्चे को इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस के रूल को समझाएंगे। उसके बाद उस रूल से सेंटेंस बनाना बच्चों को सिखाएंगे। फिर उसी तरह के कुछ वाक्य उनको बनाने के लिए कहेंगे। तो अब इसमें क्या है कि हमने जो सेंटेंस बच्चों को दिया है उसी के समान सेंटेंस बनाना हमने बच्चों को पहले सिखाया है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगर बच्चे अपनी गलती को समझेंगे तो ये पूरी संभावना है कि वो अपनी गलती में सुधार करेंगे और उस प्रकार की गलती हो सकता है वो दोबारा ना करें। अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का प्रयोग। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि बच्चों को उस समय सहयोग की आवश्यकता होती है। उसे व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग भी अधिगम के लिए सहायक होगा और संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चे को दंड देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। असतर्कता, अति सक्रियता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, या फिर अपसारी चिंतन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन।
ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में अनेक प्रकार से सोचते हैं। कोई भी समस्या हमारे सामने हो तो उसके एक से अधिक हल प्रस्तुत करने में हम सक्षम हों, इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अध्यापक की असफलता, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकास बहुआयामी होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम के लिए पाढ़ या आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिगम के लिए पाढ़ या आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र या फिर छात्र जिसका शरीर अशक्त है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कहा गया कि विकलांगता के स्थान पर दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता अटल है, योग्यता सुधारी है, असफलता अनियंत्रित है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, योग्यता सुधार है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, गुणारोपण, सांस्कृतिक उपकरणों, संतुलीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक उपकरणों। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। अगला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर दिया जाना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी या समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास,
उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। अध्यापक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, प्रेरणा, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिसंज्ञान। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, परंपरागत या फिर अमूर्त परंपरागत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, परंपरागत। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं होती है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं। एक आयाम में बुद्धि अन्य सभी आयामों में बुद्धि को निर्धारित करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वनियमन। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण, अमूर्त सोच का विकास, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विचार या सोच में केंद्रीकरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण विचार या सोच में केंद्रीकरण होता है। मूल्यांकन पद्धतियों का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना मूल्यांकन पद्धतियों का उद्देश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।